नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है और आइए जानते हैं आज के नए कार्यक्रम में नया क्या है। जैसा आप सभी देख रहे हैं, हमारे साथ बैठी हैं ज्योति जी। हमारा सौभाग्य, इतने सारे रिक्वेस्ट आते हैं कि ज्योति जी को अपने शो में लेकर आइए, अपने वीडियोस में लेकर आइए। तो देखिए, दर्शकों की भारी डिमांड पे ज्योति जी फिर से हाजिर हैं और आज ज्योति जी बताएंगी हमें ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शंस के बारे में। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे हम सभी रिलेट कर सकते हैं, अपनी कुंडलियों की विवेचना कर सकते हैं, उन्हें एनालाइज कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक टूल के बारे में बात करने वाली हैं ज्योति जी। ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन क्या होता है, इसकी क्या महत्ता है, क्या सिग्निफिकेंस है, इस पर आप मुझे और मेरे दर्शकों को थोड़ी जानकारी दीजिए। हेलो हीना जी, थैंक यू। हेलो, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू, माय प्लेजर। इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू। तो जैसे आपने नाम लिया ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन, जैसा नाम है वैसा ही इसमें प्रेडिक्शन के लिए हम उससे मतलब कि ब्लैंक चार्ट का मतलब क्या है कि हमारे पास एक चार्ट है और उसमें प्लैनेट्स नहीं है। ठीक है, तो बिना प्लैनेट्स के हम प्रेडिक्शन करेंगे। ओके, ठीक है जी। जब मैंने ये पहली बार ये कॉन्सेप्ट सुना तो मुझे थोड़ा बेहुदा सा लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ। जब भी कोई बात कही जाती है उसमें भाव, राशि, प्लैनेट, ऑल थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक इफ आई से Mars in the 12th house in the sign of Aries. So I know Mars is the significator of brother, of land, और इस केस में वो 12th लॉर्ड खुद भी हैं। तो भाई फॉरेन जा सकते हैं, फॉरेन से प्रॉपर्टी आ सकती है या झगड़ा हो सकता है, कुछ ऐसी बातें। मैं प्लैनेट को इतनी इंपॉर्टेंस दे रही हूँ, फिर कुछ बात रख रही हूँ सामने। पर जब मेरे पास प्लैनेट्स ही नहीं है और मुझे कुछ कहना है, दिस इज लाइक रियली वियर्ड। ओके, राइट जी। पर जब हम कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं, मतलब कि अगर मुझे एक सिंपल वर्ड लिखना है, जैसे मुझे इजी लिखना है जी, तो उसके लिए मुझे ABCD आनी चाहिए। बिल्कुल। फिर ABCD आने के बाद मुझे पता होना चाहिए कि मुझे EASY लिखना है, तो पहले मैं E के साथ A जोड़ूंगी जी, फिर बाद में SY जोड़ने की बात आती है जी। तो इधर अभी हम दो बातों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है। जब हम एरीज राइजिंग देखते हैं जी, एरीज राइजिंग मतलब कि जो एनर्जी है वो बहुत सिंक कर रही है काल पुरुष की एनर्जी के साथ। हाँ। जैसे कि अगर मुझे लगन देखना है तो लग्नेश मंगल को देखूंगी और मैं एरीज राशि को देखूंगी। सब कुछ वहीं पर है जहाँ पर होना चाहिए। अगर मुझे काम देखना है 10th हाउस 10th लॉर्ड और काल पुरुष की 10वीं राशि कैप्रिकॉर्न को भी मैं देखूंगी जो उसी भाव में पड़ती है जी। तो मुझे ना इतनी कंफ्यूजन नहीं होगी। मेरे जो भी मेरे टूल्स हैं वहीं पर ही हैं। पर बुरी बात क्या हो जाती है एरीज राइजिंग में जी, कि अगर कोई बुरी बात हो गई, जैसे कि अगर मेरा 10th हाउस अफ्लिक्टेड हो जाता है, हाँ, तो मेरी काल पुरुष की 10वीं राशि भी अफ्लिक्टेड हो गई, है ना। ब्यूटीफुल। क्योंकि आपने अपना जो खजाना है वो एक ही जगह रखा, एक ही जगह रखा, वहाँ पे सेंध लग गई। हाँ, जी। हम बोलते हैं ना कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट डिफरेंट जगहों पे करनी चाहिए। तो इधर आपका जो ट्रेजर है वो एक ही तरफ है, बट कंफ्यूजन नहीं है, जो जैसा है वो वैसा ही है जी। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जब हमारे पास भाव तो वो है, हाँ, पर हमें राशि कोई और डिफरेंट मिली है। ओके। तो फिर अब उन दोनों को जोड़ना है, वो दोनों को सिंक करके कुछ बोलने को ही ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन बोलते हैं। सिंपल। बहुत अच्छी बात बताई। मैं दर्शकों को बता दूं कि ज्योति जी यहाँ पे प्लैनेट को कुछ देर के लिए साइड में रख रही हैं और ये राशि प्रधान ये वीडियो है कि ब्लैंक चार्ट में जो राशि जहाँ पे आ रही है उसको वो काल पुरुष की राशि से सुपर इम्पोज करके देखेंगी और वहां से प्रेडिक्शन में किस तरह हम एक्यूरेसी ला सकते हैं, किस तरह धार ला सकते हैं, इस पर बात करने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं जी। ज्योति जी, हमारे पास 12 राइजिंग साइंस है। अगर हम पर्टिकुलर राइजिंग साइन में पैदा हुए हैं जो दिन में सिर्फ 2 घंटे के लिए होता है जी, तो उसका बहुत सिग्निफिकेशन है। इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। अगर आप लियो राइजिंग हैं, हाँ, तो आप लियो राइजिंग ही क्यों हैं जी? आपको काल पुरुष की 5वीं राशि से ही आपका लगन क्यों उदय हो रहा है? वाह। और आपका जो काल पुरुष का फर्स्ट साइन है एरीज, वो आपके 9वें भाव में है क्यों है? हाँ। तो उससे मुझे कैसे तालमेल जोड़ जी? ठीक है। तो सबसे पहले अगर
एरीज का मतलब हम समझते हैं कि एरीज का मतलब क्या होता है। एरीज मीन्स हु यू आर एज एन इंडिविजुअल। तो आपकी एरीज राशि जहाँ भी जाएगी चार्ट में, आप अपनी इंडिविजुअलिटी वहाँ से फाइंड आउट करेंगे। वेरी गुड। ठीक है। एरीज राशि बहुत ही, उसका जो स्वामी है वो मंगल है। मंगल एक सोल्जर है, तो वो राशि बहुत असर्टिव होती है, कंट्रोल फ्रीक होती है, चार्ज लेना चाहती है, प्रोटेक्टिव होती है जोन को लेके। तो इसका मतलब है कि एरीज राशि जहाँ भी जाएगी, आप उस एरिया को लेके थोड़े प्रोटेक्टिव, थोड़े कंसर्न हो जाएंगे, उस एरिया का चार्ज खुद से करेंगे। एरीज पहली राशि है, तो वो बिगनिंग ऑफ समथिंग है। बिगनिंग मीन्स इनिशिएशन ऑफ समथिंग। तो एरीज जहाँ भी जा रही है, आप वहाँ पर कुछ नई बिगनिंग, नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। जैसे स्कॉर्पियो राइजिंग में एरीज कहाँ गया? 6th हाउस में गया। तो 6th में क्या हमें शुरुआत करनी है? इन द सेंस कि यू आर द फर्स्ट वन इन द फैमिली जिसने लोन लिया। हमारी फैमिली में तो किसी ने कभी लोन ही नहीं लिया था, इन्होंने लोन लिया जी। तो एक नई शुरुआत की है। ठीक है। और दुश्मनी की भी शुरुआत करेंगे। हमारी फैमिली में आज तक किसी ने दुश्मनी नहीं पाली। मैं पहली बंदी हूँ जिससे 100 दुश्मन बना लिए। जी हाँ, ऐसा था कि हमारी फैमिली में कभी किसी को डायबिटीज नहीं हुई थी, किसी को ऐसा नहीं हुआ था। ये बीमारियों का भी घर है। तो दैट इनिशिएशन गोज देयर। But you are very protective regarding that area also. So you don't want to disclose कि आपको क्या बीमारी है, आपके कितने दुश्मन हैं, आपका 6th house is your daily routine also. So you don't want to disclose about your daily routine, or you're very punctual about it, like a soldier. कि मुझे इस टाइम पे ये करना है, मुझे इस टाइम पे ये करना है। और उस भाव की सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी आप उठाते हैं। जैसे हमने स्कॉर्पियो राइजिंग की बात की, ऐसे हम टॉरस राइजिंग की बात करते हैं जी। अगर आपका टॉरस राइजिंग है तो एरीज कहाँ बढ़ी? 12वें भाव में पड़ी। अब वो सारी बातें आपको भाव के साथ कंबाइन करनी है। पहले हमने छठे से कंबाइन की थी जी। तो मतलब कि यू आर द फर्स्ट वन इन योर फैमिली टू गो अब्रॉड। ओके। यू आर वेरी कंट्रोल फ्रीक अबाउट हाउ योर बेडरूम शुड लुक। अरे मुझे तो यही कलर चाहिए, मुझे ये ऐसी चादर चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जी जी। तो ये बातें हो सकती हैं। तो ज्योति जी, अगर लिब्रा मेरी राइजिंग है तो एरीज आ गई सप्तम भाव में, तो क्या फिर मैं अपने स्पाउस को लेकर कंट्रोलिंग रहूंगी, थोड़ा डोमिनेटिंग बेटर हाफ रहूंगी, ऐसी कोई स्थिति आएगी? जी बिल्कुल, क्योंकि सप्तम भाव हमारा होता है, वो हमारा एटीट्यूड दिखाता है टुवर्ड्स अ पार्टनर। पर हमें पता है कि हम सप्तम भाव से पार्टनर की नेचर भी देखते हैं। तो वो एरीज का इम्पैक्ट आपके ऊपर ज्यादा हो रहा है या आपके पार्टनर के ऊपर ज्यादा हो रहा है, उसमें प्लैनेट्स और बाकी कॉम्बिनेशंस रोल। लग्नेश और सप्तमेश की स्थिति कौन ज्यादा बली है, तो वो कौन ज्यादा वो तत्व लेके बैठा है जी। कोई अगर 3rd हाउस 6th हाउस में गया है तो वो मालूम है कि वो जल्दी लेट गो नहीं करेगा। कोई अगर सॉफ्ट साइन, सॉफ्ट प्लैनेट्स के साथ बैठा है तो वो लेट गो कर देगा। अब वो कंट्रोल फ्रीक वाली बात ओवरऑल हो जाएगी। जी जी जी। ठीक है। बट इधर हम एक बेस लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक इंटेलिजेंस को नहीं छोड़ना है। ज्योतिषीय प्रेडिक्शन में भविष्यवाणी करते समय, फलादेश करते समय आप अपने बेसिक इंटेलिजेंस का बहुत इस्तेमाल कीजिए, तो एक इन जनरल बाकियों से, भीड़ से अलग आपकी भविष्यवाणी रहेगी जी। अब हमने बोला था कि आप उस एरिया को लेके प्रोटेक्टिव रहेंगे जी। तो आप अपनी प्राइवेट लाइफ को लेके बहुत प्रोटेक्टिव होंगे। जैसे आपने इन आइसोलेशन अगर किसी से बात की, लाइक इफ वी आर टॉकिंग इन आइसोलेशन एंड यू वेंट एंड ब्लर्ट आउट स्टफ टू समबडी एल्स, तो आई विल लाइक हिना हाउ कुड यू डू दैट, वी स्पोक दैट इन प्राइवेट। तो आप अपनी प्राइवेट बातों को लेके प्रोटेक्टिव रहेंगे। फिर आपकी इंडिविजुअलिटी 12th से बनती है। मतलब कि जब आप फॉरेन लैंड में गए तब आपको पता लगा कि हु आई रियली आई एम, व्हाट आई वांट टू डू। उससे पहले आपने अपने आप को एक्सप्लोर नहीं किया। आपको लगता था कि जो जिसने जैसा बोल दिया वैसे करना ठीक है। ओके, ठीक है। फिर इसके बाद हो सकता है कि आप अपने ऊपर बहुत स्पेंड करें। अच्छा। और क्योंकि स्पेंडिंग का हाउस है ना, उधर कालपुरुष की पहली राशि गई और लग्नेश भी चले गए वहां। तो यू लाइक टू स्पेंड ऑन योरसेल्फ। अब इसके बाद आपको कोरिलेट करना है। जैसे अगर मान लो कि जेमिनी राइजिंग है, ठीक है, तो जेमिनी राइजिंग में आप देखिए कि एरीज भी कहाँ पर है और स्कॉर्पियो भी कहाँ पर है। तो उन दो भावों के बीच में भी संबंध बनता है। मतलब कि जो एरीज है वो 11th हाउस में और जो स्कॉर्पियो है वो 6ठे भाव में। ठीक है। सो in blank chart prediction try to say something about 6 and 11 also at the same time. मतलब कि जो नेटवर्क सर्कल है उसमें डिस्प्यूट हो सकते हैं। या जो मनी है वो सर्विस के थ्रू आ सकता है, क्योंकि 6ठा इज फॉर सर्विस। 6ठा इज फॉर यस।
कोई भी प्लैनेट, कोई जैसे मान लो वीनस एरीज में बैठे हैं और केतु स्कॉर्पियो में बैठे हैं, आपको पता है इन दोनों का भी संबंध बन जाता है। ये हालांकि एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं, किसी देख नहीं रहे हैं, लेकिन सेम राशि स्वामी इनका एक ही है। हाँ, तो अगर वो ब्लैंक चार्ट पे भी वो सेम प्लैनेट किन हाउसेस को रूल करता है उनका भी कनेक्शन बन जाता है। जैसे कि यू फील कंप्लीट व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग। अब एरीज 11th में गई है, इसका मतलब है कि यू फील कंप्लीट व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग, मतलब कि अब हमारा वट पड़ेगा, अब हमारी वैल्यू होगी। एंड यू आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट योर गेन्स, कि किसी को पता ना चले मैं कितना कमा रहा हूँ या क्या है, सीक्रेटिव या प्रोटेक्टिव रहना, कि मेरा शेयर मेरे से कोई छीन ना ले। फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप नए नए तरीके ढूंढेंगे और पैसा कमाने के, बिकॉज दैट्स बिगनिंग एंड इनिशिएशन ऑफ समथिंग, न्यू बिगनिंग आपने बताया। जैसे कोई नया बिजनेस करना जो पहले कभी किसी ने नहीं किया, और उससे पैसे निकालने की कोशिश करना। तो फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करने की बहुत कम पॉसिबिलिटी रहेगी। ये बंदा या बंदी खुद का कुछ अपना डिफरेंट, इवन इफ दे आर डूइंग विद फैमिली, उनको फिर भी होगा कि दे विल इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज। राइट। अगर कैंसर राइजिंग है, इसका मतलब है कि एरीज 10th हाउस में, जब अगर हमारा एरीज खराब होता है ना, तो हमारी इंडिविजुअलिटी खराब होती है। इन लोगों का अगर करियर पे आन पड़ती है, क्योंकि कहने को तो दिया सॉफ्ट प्लैनेट, वो जलीय राशि है, वो इमोशनल है, ब्ला ब्ला ब्ला, बट who defines you? Not only you, your karma also defines you. Exactly. सभी अग्नि तत्व राइजिंग, जलीय राइजिंग में, वाटरी राइजिंग में, उनके 10th हाउस में अग्नि राशियां बढ़ती हैं। ठीक है। So when it comes to their work, they are not fooling around. स्कॉर्पियो के 10th में कौन पढ़ता है? लियो पढ़ता है। लियो। कर्क के 10th में एरीज, और पाइसेस के 10th में धनु पढ़ता है। सैजिटेरियस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इफ दे आर लॉस्ट इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड, तो वो उनको लगता है कि आई एम नॉट वर्थ इट, अब मैं क्या करूं। ओके, ये बहुत अच्छी बात बताई ज्योति जी आपने कि लग्न और लग्नेश कितने भी सॉफ्ट हो, इमोशनल हो, जैसे जो भी जलीय लग्न होता है, तो उसमें हम पहला लाइन यही प्रेडिक्ट करते हैं कि आप बहुत फुल ऑफ इमोशन हैं, बहुत आप भावनाओं से रूल्ड होते हैं, भावना प्रधान हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू योर जॉब एंड प्रोफेशन, यू आर अ गो गेटर। जी, यू आर मच स्मार्टर देन ऑल द अदर ज़ोडिएक साइन कंसर्न। अभी कर्क लग्न वाले वो हो सकते हैं जो जैसे जिनको टीम में किसी ने काम दिया है कि आप ये काम, दे विल द फर्स्ट वन टू टेक चार्ज, चल यार मैं करके आता हूँ। एरीज है ना, मॉनिटर, कैप्टन, तो दे आर लाइक लीडर्स फॉर देयर टीम। लीडर्स, लीडरशिप की एनर्जी भी एरीज में जाती है, और वो आपके कहाँ जा रही है? आपके दशम भाव में जा रही है। तो दिस इज हाउ यू कोरिलेट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अगर त्रिक भावों में पड़ता है एरीज, 6 8 12 में, 12 का तो आपने बहुत अच्छे से बताया, तो 6 8 12 में 6 8 में क्या कहते हैं? 8 में अगर एरीज है तो हम लोग बोलते हैं रैश ड्राइविंग मत करो, ये सडननेस का हाउस होता है, और ये एक सडन एक रश ऑफ एनर्जी है एरीज, तो वो हम लोग थोड़ा सा सेल्फ ड्राइव को मना ही करते हैं। जी, क्योंकि ये सर का हिस्सा दिखाता है। अगर अष्टम में जाता है तो वो सर पे चोट लगने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। वो स्कॉर्पियो के लिए भी बोलते हैं क्योंकि छठे में वो जा रहा है, और अष्टम का जो कालपुरुष की अष्टम राशि आप अपने लगन में लेके, तो मोस्ट प्रोबेबली दे गो थ्रू सर्जरीज एंड स्कैंडल्स एंड ऑल दीज थिंग्स इन देयर लाइफ। जी, दोपहिया वाहन भी चलाने समय हेलमेट वगैरह पहनने की, सर की सुरक्षा की बात होती है। राइट। बट टू कंप्लीट द होल सिनेरियो, आपको उसमें राशि देखने के बाद आपको ये भी देखना है कि मंगल की स्थिति क्या है, आपका लग्नेश भी क्या अफेक्टेड हो रहा है। जी, और ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जो सडन इंसिडेंट्स के सिग्निफिकेटर हैं। जैसे मंगल के साथ साथ केतु भी सडननेस को दिखाते हैं, कट को दिखाते हैं, रिमूविंग ऑफ एनी ऑर्गन को दिखाते हैं। तो वो भी अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हमारी बात में तो ज्यादा जान आएगी। पर अभी के लिए हम सिर्फ एक बेस लेवल पे बात कर रहे हैं। जी, ये तो हमने शुरुआत में ही कहा। तो ज्योति जी, अगर आपने एरीज के बारे में बहुत अच्छे से बताया, अब अगर हम दूसरी राशि की बात करें, वृषभ राशि, टॉरस अगर हमारा लग्न है तो या टॉरस कहीं भी हमारे चार्ट में आता है, तो ये एनर्जी क्या कहती है? टॉरस किस चीज को दर्शाता है? इसके बारे में भी आप बताइए। आप मुझे बताइए, टॉरस किस बारे में बताता है? टॉरस को हम एक अर्दी साइन मानते हैं,
संग्रह करने की प्रवृत्ति एकदम एब्जॉर्व करके रखता है टॉरस, गंभीरता को दिखाता है, मनी माइंडेड होता है। तो ये अगर और कहीं जा रहा है तो आप बहुत अच्छे से बताती हैं ज्योति जी। जी, तो जैसे आपने राइटली सेड कि टॉरस हमारी अकोमुलेशन है, एक्यूमुलेशन, वो कालपुरुष में वहाँ आता है जहाँ से हम फैमिली देखते हैं, जी, सेकंड हमारे वैल्यूज देखते हैं। लाइक यू राइटली सेड कि व्हाट इज टॉरस, टॉरस कालपुरुष के दूसरे भाव में पड़ता है जिससे हम अकोमुलेशन देखते हैं। सो व्हाट डू वी अकोमुलेट, आप क्या इकट्ठा करेंगे, आप जिसको वैल्यू करते हैं ना, हाँ, ऐसे आलतू फालतू चीजों को तो नहीं करेंगे इकट्ठा। वो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वो वैल्यू आपका नॉलेज भी हो सकता है, व्हाट यू नॉट ओनली फ्रॉम मनी पॉइंट ऑफ व्यू, वो वैल्यू फीलिंग्स हो सकती हैं, रिलेशनशिप हो सकती है। सो वेयरएवर योर टॉरस इज गोइंग यू आर वैल्यूइंग दैट थिंग। मींस अगर आपका टॉरस चौथे भाव में जा रहा है, यू आर वैल्यूइंग योर मदर। इसमें ना मैंने बहुत सारे डिफरेंट ऑफ ओपिनियन सुने हैं कि कई लोग बोलते हैं कि हाउ वी स्पीक इज अ सेकंड हाउस, और कई लोग बोलते हैं हाउ वी स्पीक एंड व्हाट वी स्पीक इज थर्ड हाउस, नॉट सेकंड हाउस, क्योंकि थर्ड थ्रोट का है, नॉट सेकंड, सेकंड इज फॉर फेस। पर मैं जो मानती हूँ सेकंड इज फॉर हाउ यू स्पीक एंड थर्ड इज फॉर व्हाट यू स्पीक। तो थर्ड हाउस, थर्ड लॉर्ड पे इम्पेक्ट करने वाले प्लैनेट ये बताते हैं आप कैसी बातें करना पसंद करते हैं, और सेकंड में बताते हैं कि आपकी टोन क्या होती है बात करते हैं, हाँ, और स्पीच की क्वालिटी क्या होती है। सेकंड क्योंकि हमारा फेस को दिखाता है, तो सेकंड आल्सो स्टैंड्स फॉर द फेस वैल्यू, कि आप अपने बात कहीं पर आप कितना टिकते हो। टॉरस को हमेशा पैसे से जोड़ के देखा जाता है, जी, शुक्र की राशि है तो जी, पर आप अकोमुलेट वो सब करते हैं, जैसे वो इमोशंस हो सकती हैं, फीलिंग्स हो सकती हैं, नॉलेज हो सकती हैं। सो व्हाटएवर यू वैल्यू इज योर टॉरस, यू एक्यूमुलेट। ठीक है, तो टॉरस राशि कुंडली में जहाँ भी जाएगी यू वैल्यू दैट थिंग ऑफ योर लाइफ। मतलब कि अगर टॉरस फोर्थ हाउस में बढ़ रही है तो यू वैल्यू व्हाटएवर योर मदर हैज टॉट यू, your home culture, your environment, you have accumulated that thing with you that stays with you forever. वो पृथ्वी तत्व राशि है ना। योर गाड़ी, योर मकान, जी, फोर्थ हाउस टॉरस है जी। हाँ, आपको उनको इकट्ठा करने का शौक होगा, जल्दी अपनी गाड़ी नहीं निकालेंगे, जल्दी अपना घर बेचने की इच्छा नहीं होगी, जी, या और खरीदना और उसको एक्यूमुलेट करना, 4 गाड़ियाँ, 5 गाड़ियाँ, accumulation is can be with the old things also, with new things also, जी, what you can't let go of it, लेट गो करना आसान नहीं रहता जी। अच्छा, मैंने ना डिफरेंट ओपिनियन सुने हैं, जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि सेकंड हाउस स्टैंड्स फॉर व्हाट यू स्पीक, जी, कई लोग बोलते हैं थर्ड स्टैंड्स फॉर, क्योंकि थर्ड मरकरी का है, मरकरी स्पीच से रिलेटेड है, पर मेरा मानना है कि सेकंड हाउस इज हाउ यू स्पीक, मतलब कि आप कितना लाउडली बोलते हो, सॉफ्टली बोलते हो, या आपकी टोन कैसी है, और थर्ड हाउस इज एंड थर्ड लॉर्ड इज व्हाट यू स्पीक, कम्युनिकेट कैसे करते हो, मतलब कि आपका इंटरेस्ट किन बातों में है, किस बारे में आप बात करना चाहते हो। बिल्कुल। तो अगर थर्ड हाउस में अगर मंगल है या लियो राशि है, तो आप थोड़ा शो ऑफ काइंड का हो सकते हो, अपनी एडवेंचरस बातों के बारे में बात करना पसंद करो। जी, हमने यहाँ झंडे गाड़े, वहाँ झंडे गाड़े, फैलना पसंद होगा। तो अगर लियो है तो मतलब कि सेकंड हाउस में कैंसर जा रही है जी, और उसमें अगर और कोई जलीय प्लैनेट भी है, तो द वे यू स्पीक इज वेरी सॉफ्ट, उसमें कोई हार्शनेस नहीं है, पर वो सॉफ्ट बोलते हुए भी आप थोड़ा शो ऑफ या अपना यू नो व्हाट हूम आई नो, मीठी छुरी से आप गला उतार देंगे, पता भी नहीं चलेगा। जी, यहाँ डिफरेंस आ जाएगा। तो इट शोज योर फेस वैल्यू कि आप अपने बातों पे कितना स्टैंड लेने वाले हो, कितना होल्ड, कितने टिकते हो। वो बात टॉरस में भी चली गई हमारी जी। फिर टॉरस हमें ये भी दिखाता है कि हाउ जेन्युइन पीपल कंसिडर यू, बिकॉज इट्स योर फेस वैल्यू। ओके, अब टॉरस पब्लिक इमेज आपकी कैसी, राइट। अब अगर कैंसर राइजिंग है, कैंसर आपका फेवरेट तो नहीं राइजिंग? नहीं, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स कैंसर आते हैं, कैंसेरियंस। ठीक है, तो अगर कैंसर राइजिंग है मतलब कि टॉरस 11th हाउस में, बिल्कुल, टॉरस अगर 11th में गया मींस योर टॉकिंग स्टाइल डिफाइंस हाउ मच यू आर गोइंग टू अर्न, द काइंड ऑफ नेटवर्क सर्कल यू विल हैव, you really value your friends, your network circle, your connectivity, because that's how you make money. अब इसमें एक दूसरी बात है प्लान चार्ट प्रेडिक्शंस में, जब मैंने 11th हाउस की बात करनी है तो मुझे ये भी देखना है कि एक्वेरियस कहाँ गई है,
ठीक है। एक्वेरियस आप देखिए कि इस केस में अष्टम भाव में नहीं है, तो योर मनी कैन कम इन थ्रू व्हाट, थ्रू 8th हाउस थिंग्स, हिडन सोर्स ऑफ इनकम। जी। तो मैंने 2 बातें बोली कि पहले आप ये भी देखिए कि जिस राशि की आप बात कर रहे हो उसकी दूसरी राशि कौन से भाव में पड़ी, फिर आप जिस राशि की बात कर रहे हो वो जिस भाव में पड़ी है, काल पुरुष की वो राशि कहाँ गई है, उनका भी कनेक्शन हो जाता है। बहुत बहुत अच्छी बात बताई आप, बहुत क्लैरिटी होगी मेरे दर्शकों को। जितने सिंपल करके, जितना सरल भाषा में ज्योति जी समझा रही हैं, आप इस वीडियो को जरूर 2 बार देखिएगा, सारी बात समझ में आएगी। जी ज्योति जी, अगर एक्वेरियस राइजिंग है तो हमारा टॉरस पड़ता है 4th हाउस में। They value their home culture, whatever their mother has taught them. Their accumulation increases after marriage. Okay, ऐसा क्यों? क्योंकि 4th हाउस वो होता है जो हम अपनी वाइफ, अपने पार्टनर के साथ मिलके जो घर बनाते हैं। 2nd हाउस में पूरा आपका पूरा कुटुंब आता है, मम्मी पापा वाला घर सारा आता है। पर 4th is what you have created by yourself. So that is going to increase after your marriage. फिर दूसरी राशि भवत भाव में भी चौथा उसका 7th हाउस हो गया। जी। अब इसमें टॉरस वीनस की दूसरी राशि कहाँ गई? 9वें भाव में गई। हालांकि माता और पिता दोनों को कौन रूल कर रहा है? वीनस रूल कर रहा है। जी। फादर आपको हेल्प कर सकते हैं आपका घर बनाने में या बिगाड़ने में, क्योंकि ये दोनों भी अब कनेक्टेड हैं। ये एफ्लिक्शन है या एक्सॉल्टेशन है या शुभ दृष्टि में है, उस पे डिपेंड करता है। बट ही हैज अ मेजर से व्हेन इट कम्स टू योर 4th हाउस, मेजर रोल, एंड 4th हाउस इज मेजर रोल फॉर योर 7th हाउस, ब्यूटीफुल, सॉरी फॉर योर 9th हाउस। जी, ठीक है। तो हो सकता है कि आप अपना घर थोड़ा डिस्टेंस प्लेस पे लें, या कोई रिलीजियस प्लेस के पास आपका घर हो। बट द होल आइडिया इज दैट वीनस इज बोथ साइंस आर कनेक्टेड नाउ। ब्यूटीफुल। जी। अगर मैं लियो राइजिंग की बात करती हूँ तो मेरा टॉरस कहाँ पड़ा? मेरा टॉरस 10th भाव में पड़ा। ठीक है। इसका मतलब है कि उनका करियर जो हो सकता है वो फैमिली रिलेटेड हो सकता है। ओके। जिसमें बैंकिंग है, ज्वेलरी है, स्पीच है, ये सब तो हमने टॉरस की बातों का उठाया जी। इफ नॉट अफ्लिक्टेड, ये जितना अच्छा बोलेंगे उतना अच्छा इनका काम चलेगा। लियोस। ओके। सो wherever Taurus is going, वहाँ अच्छे से बोलने की कोशिश कीजिए to uplift that area of your life. ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी बात बताई। मेनली तो देखिए ज्योति जी, हमारे ज्योतिष शास्त्र में एनर्जी को ही तो समझना है। हम इसको कितनी भी स्टडी करें, कितना भी अपना प्रेडिक्शन दें, मेनली ये इंटरप्ले ऑफ एनर्जी ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम जेमिनाई की बात करते हैं। जेमिनाई हमारा इंक्लिनेशन और हॉबीज के बारे में बोलती है जी। वो हमें बताती है कि हमारे स्किल सेट्स कैसे हैं। इसका जो राशि अधिपति है वो एक डुअल प्लैनेट है जो मल्टीपल चीजों को दिखाता है, एक बात पे टिक नहीं सकता है। संगत से वो प्रभावित होता है। अच्छी संगत में रहा तो अच्छा, बुरी संगत में रहा तो जी बहरूपिया है। और ये हमारी कम्युनिकेशन के बारे में बात करती है कि हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल क्या होगा, या हम कितना शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल लेते हैं। हमारी सिबलिंग्स के बारे में बताती है। तो 3rd इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू करेज, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सबको पता है। अब अगर मैं स्कॉर्पियो राइजिंग बनाती हूँ तो मेरा जेमिनाई कहाँ गया? अष्टम में गया। अष्टम में गया। और मैं अष्टम की राशि अपने लगन में लेके बैठी। ठीक है। इसका मतलब ये है कि मेरा ध्यान ही अष्टम की बातों में है। अष्टम तो मेरा खुद लगन में आके बैठा है और मैंने अपनी इंक्लिनेशन वहाँ भेजी। ऑकल्ट, योगा, मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी, राइट, डीप रिसर्च, राइट, ये स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, तो ये सारी बातें आपको डिफाइन करने लग जाती हैं। अच्छी संगत में हो तो, अच्छी संगत में हो तो, बुरी संगत में हो तो ऑब्वियसली अपने एडिक्शंस, ये सब एक्स्ट्रा मैरिटल, बिल्कुल वो सब बातें भी हम बोलेंगे। अब इनके जो ट्रिप्स हैं वो बहुत सडन हो सकते हैं। ओके। मतलब कि सडन आज कोई प्लान नहीं है लेकिन कल सडनली ट्रिप लेना पड़ा, क्योंकि कालपुरुष की तीसरी राशि कहाँ गई है? अष्टम में गई है। मैंने राशि और भाव की एनर्जी को कंबाइन किया है। फिर इनके फास्ट मूविंग भी है, फटाफट 21-22 दिन में राशि चेंज कर लेते हैं। तो हमारी ट्रैवलिंग एकदम फास्ट, जैसे आपने विदाउट एनी प्लानिंग बताई, तो वैसी हो सकती है। और जो सिबलिंग्स हैं उनकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। ओके। फिर ऑब्वियसली इनको छुपी हुई बातों के बारे में बातें करना, उनके बारे में रिसर्च करना इनको बहुत पसंद है जी।
और ये they can encounter more than one sexual relationship in their life. Okay. Because Gemini stands for unionship Duality. and that has gone in the 8th house. ठीक है. और ये Gemini जहाँ भी जाएगा 7th में भी जाएगा, अगर 12th में भी जाएगा, तभी इसकी probability high हो जाती है. हाई हो जाती है. 5th में आए तो ट्विन बेबीज का क्या बताती हैं ज्योति जी? जी बिल्कुल. पॉसिबिलिटी बिल्कुल होती है. 10th में जाए तो मैंने सुना है कि बहुत सारे, एक से ज्यादा आपके जॉब्स हो सकते हैं. एक आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, एक फुल टाइम कर सकते हैं. राइट. और अगर 10th में जा रहा है तो लगन में भी वर्गो आ रहा है. लगन में भी वर्गो है तो जी. फिर वो केंद्र को डुअल राशियों ने घेरा हुआ है. घेरा हुआ है. जहाँ भी जाएंगे आप हमेशा 2 चॉइस रहेगी. राइट. और अगर कर्क लगन है तो जेमिनी हमारे कहाँ पड़ी? हमारे 12th हाउस में पड़ी. तो आप इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? अपने स्किल सेट्स में बढ़ेंगे. ओके. क्योंकि आपको अपने स्किल सेट्स पर को बढ़ाने के लिए खर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है. या आप कम्युनिकेशन किसके बारे में करते हो? अननोन थिंग्स के बारे में. लाइफ आफ्टर डेथ. हाँ. इसके बाद की दुनिया कैसी होगी? बहुत पसंद है ये सब टॉपिक सुने जी. है ना. फिर और या वो अब्रॉड अपने यंगर सिबलिंग्स के साथ जा सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं. ये जैसे 3rd हाउस हम लोग अपने हाथ से कुछ क्राफ्ट्स और आर्ट के लिए भी बोलते हैं जी. तो आप पॉटरी, पेंटिंग, राइटिंग, वेब डिजाइनिंग, कोडिंग, ये सब आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं. एंड नॉट टू फॉरगेट दैट 3rd स्टैंड्स फॉर करेज आल्सो. सो अगर कोई मान लो कि लव मैरिज का कॉम्बिनेशन जेमिनी में बन रहा है, वो डुअलिटी के साथ साथ आपको करेज भी देता है. हाँ. और 3rd हाउस के जैसे नेचुरल कारक मार्स होते हैं ज्योति जी, तो अगर वो मार्स यहाँ पे आ गए तो वो तो बिल्कुल बगावत कर देगा. मुझे इससे शादी करनी है तो करनी है. हाँ. अब परिवार हाँ बोले ना बोले, समाज जहाँ जाए जी जी जी. तो ये चीज. और क्योंकि अग्नि और वायु अग्नि को बढ़ाती है, कम नहीं करती है. और इस केस में वो योग कारक भी है. वो हम लोग हवा दे के कैसे चूल्हे की आग को हम लोग भड़काते हैं फैन करके. तो मार्स इज वेरी मच केपेबल ऑफ डूइंग दैट एंड सिग्निफिकेटर ऑफ करेज एज यू राइटली सेड. ठीक. अब कर्क की बात करते हैं. जब कर्क है मतलब कि दिल की बात. आपका दिल कहाँ है? जी. ये हम ऑब्वियसली हमारे इमोशंस हमने इसमें स्टोर किए होते हैं. कर्क जहाँ भी जाएगी हम उससे इमोशनली कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं. ठीक है. ये हमारा कंफर्ट लेवल दिखाता है क्योंकि हमारा घर का एरिया है. ये दिखाता है कि चेंज वो हो सकता है. अब वो चेंज कैसा है? अब वो जैसे कि अगर हम सभी मूवेबल साइंस को चेंज के लिए लेते हैं. ठीक है. जो एरीज है वो अग्रेशन में आके चेंज करता है. जो कर्क है इमोशंस में आके करता है. तुला है वो अपॉर्चुनिटीज को देख के करता है, ग्रोथ के लिए करता है. लेकिन जो मकर राशि चेंज करती है वो उसका चेंज एक तो इंस्टेंट नहीं होगा, बहुत थॉटफुल होगा क्योंकि उसका जो रूलर है वो मकर बहुत धीरे-धीरे. सो ऑलवेज कीप द रूलरशिप आल्सो इन योर माइंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट चेंज. हम एरीज, कैंसर और लिब्रा से तो एक्सपेक्टेशंस चेंज की कर सकते हैं जब हमने रूल बोला, पर मकर के लिए थोड़ा थम जाना चाहिए हमें भी बोलते हुए. सो फिर हम बात कर रहे हैं कि इसका जो रूलर है वो मून है. मैंने लॉर्डशिप की बात करनी थी इसलिए मैंने बोला इसका रूलर जो मून है जी. तो मून स्टैंड्स फॉर चेंज, फॉर नॉट बीइंग कांस्टेंट. चंद्रमा रोज अपने रंग बदलते हैं जी, शेप और साइज बदलते हैं. एंड रिमेंबर चंद्रमा कर्स्ड है. हाँ. तो दैट कर्स्ड एनर्जी आल्सो गोज इन कैंसर. किसी भी राशि में उसके प्लैनेट के, उसके रूलर के क्या गुण धर्म है आपको कभी भी नहीं भूलना है. ठीक है. फिर कर्क ऑल्सो स्टैंड्स फॉर एडिक्शन. जब भी हम एडिक्शंस की बात करते हैं 4, 8, 12 राशियाँ, ये भाव इम्पॉर्टेंट होते हैं. अच्छा. तो इनवेरेबली दैट गोज इन द साइन ऑफ कैंसर ऑल्सो. ओके. फिर चंद्रमा में छुपाव है. चंद्रमा लाइक टू हाइड थिंग्स. ओके. तो जिधर कर्क जाती है या जिधर चंद्रमा जाता है वहाँ पे एक हिडन एनर्जी भी रहती है. अच्छा. दैट कैन वेरी मच पॉसिबल दैट सर्टेन एरिया ऑफ योर लाइफ इज hidden from or you don't like to disclose too much about it. Okay. अगर मैं वर्गो राइजिंग बनाती हूँ तो मेरा कर्क कहाँ पड़ा? मेरा 11th. हाँ. इसका मतलब है कि आई फील वेरी सिक्योर विद माई नेटवर्क सर्कल. अगर नेटवर्क सर्कल के साथ छोटी मोटी भी फाइट होती है, डिस्टर्बेंस होती है, वो मुझे अंदर तक परेशान करती है बिकॉज आई एम इमोशनली इन्वेस्टेड देयर. जी. There can be constant change in the source of income. हाँ. वो एक जैसा टिका हुआ रुका हुआ लंबे समय तक नहीं रह सकता. ठीक है. मैं कितना कमाता हूँ इसमें मुझे खुल के बताने में थोड़ा दिक्कत है बिकॉज आई डोंट वांट टू फुली डिस्क्लोज एवरीथिंग अबाउट. और ये बात आप मून पे भी लगाएंगे, मून जहाँ भी जाए. हाँ.
मकर राशि है, मकर, अगर मकर राइजिंग है इसका मतलब है कि जो कैंसर है वो मेरे सप्तम भाव में पड़ती है। ठीक है। If anything goes wrong with your relationship, it's going to hamper your all the sectors of your life. जब तक आपकी Why so? क्योंकि कर्क कहाँ पड़ा है? सप्तम भाव में। सप्तम भाव में। अगर अच्छा। पार्टनर के साथ आप लड़ाई करके ये सोच रहे हो कि आज मैं अपना ध्यान काम की तरफ ऑफिस पे लगाऊंगा, तो ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, बिकॉज आप अंदर से रेस्टलेस, वो दिमाग में वही चलता है। हाँ, आप ऊपर से जितने मर्जी वो स्ट्रॉन्ग टाइप और वो लग रहे हो कि who cares type of personality, स्टेबल, but remember you're emotionally invested in your partner. ओके। फिर पार्टनर हो सकता है कि आपसे कुछ हाइड करने की कोशिश करे बिकॉज ऑफ दैट कैप्रिकॉर्न नेचर ऑफ योर्स। कर्क वहां गई है। जी जी जी। और अगर शादी में कुछ गलत जाता है, हाँ. तो एक रिसर्च में मैंने पढ़ा था कि कैप्रिकॉर्न राइजिंग हैज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग टू एडिक्शन बिकॉज ऑफ दैट। ओके। अरे, सो एडिक्शन का रीजन भी तो आपको यही राशियां बताएंगी। यही राशियां बताएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। मैं दर्शकों को बता दूं कि एक ओवरव्यू दे रही हैं ज्योति जी, 4-5 राशियों को, 4-5 भावों को डिस्कस कर रही हैं एक राशि में, और 12 भावों को डिस्कस करना समया भाव के चलते पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन आप इनके जो कहने का तात्पर्य है, जो इनर मीनिंग है, आप उसको पकड़िएगा। इन्होंने जैसे 4-5 भावों में उस राशि को इम्पोज करके बताया, तो वैसे ही आप अपने जिस भाव के बारे में जानना चाहते हो, आप उन पर आप लगा कर देखिए, क्योंकि ये 12 राशि हम सभी के चार्ट्स में होती ही हैं। तो जी ज्योति जी, आप एक और एग्जांपल लेते हैं। हाँ. मान लो आपका जेमिनी राइजिंग है, जी. जो कर्क दूसरे भाव में पड़ा, तो आप वैल्यू कर रहे हैं अपने मदर की हैप्पीनेस को, अपनी फैमिली सराउंडिंग को। ओके। वैल्यू क्यों? क्योंकि मैंने सेकंड हाउस की बात की है। जब मैंने टॉरस की बात की थी तब भी मैंने वैल्यू की बात की। अब मैंने सेकंड हाउस और कर्क को जोड़ा है, हाँ. अब भी मैं वही बात निकालूंगी। वाह। क्योंकि प्लैनेट की जो भाव की एनर्जी होती है, वो राशि ऑटोमेटिकली वहां घुमा के लेके जाती है। बहुत बढ़िया। ठीक है जी। जब मैंने कर्स की बात बोली तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इफ एनी कर्स और एनी नेगेटिव कॉम्बिनेशन, जैसे हम बोलते हैं ना पितृदोष, शापित दोष, जी, वो उसमें मून या कैंसर के इन्वॉल्वमेंट हो जाए, हाँ. तो वो ज्यादा वरीसम हो जाता है हमारे। अच्छा, तो ये जैसे कि चंद्रमा और राहु पितृदोष बनाएंगे, या सूर्य और राहु बनाएंगे। जिसमें 9th इन्वॉल्व हो गया, मान लो सूर्य इन्वॉल्व हो गया। जी जी जी। तो केतु के साथ भी वही शापित दोष। जी, उसमें आपको ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। पिशाच दोष भी कुछ ऐसा बोलते हैं। जी जी। तो बेसिकली बड़े बड़े नाम तो लिए गए हैं कि ये पितृदोष है, मातृदोष है। अब दैट दोष बेसिकली मींस भावेश कारक, एवरीथिंग अफ्लिक्टेड। ओके, सिंपल। जिसमें जुपिटर इन्वॉल्व हो गया, उसमें वो गुरु का दोष हो गया। हाँ. पंचम इन्वॉल्व है तो वो अच्छा, कि पंचम को इफ्लिक्ट करने वाला कौन है, हाँ. वो दोष बना रहा है। अच्छा, तो गुरु की दृष्टि पड़ गई तो ये दोष कैंसिल नहीं हो गया? मान लो कि जुपिटर ही वहीं पर बैठ के इफ्लिक्टेड हो रहा है, तो क्या करेगा? तो क्या करेगा? हाँ, बिल्कुल। तो जब हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि आपका सभी खजाना ही सारा ही लुट गया है, हाँ. तो वो बात हो गई ना। वो हमने अपने इन्वेस्टमेंट को स्कैटर हाँ. करके कि वन शुड नॉट हिज और हर एग्स इन वन बास्केट, ऐसा कुछ बोलते हैं। मतलब कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा नहीं है, आपको सीए की जरूरत है। हाँ। जी, आपको फंड से मिलना पड़ेगा, फंड मैनेजर की जरूरत है, हम जैसे फंड मैनेजर्स की। जी। अब हम लियो की बात करते ठीक हैं। है। लियो में जैसे हम बोलते हैं कि जैसे थर्ड हाउस के लिए बोला था कि वे यू आर इंक्लाइन टू, योर इंक्लिनेशन, जैसे आपकी हॉबीज कैसे हैं, ये आपकी बुद्धि का भाव है। तो बुद्धि ऑल्सो मीन्स कि आप अपना दिमाग कहाँ चला रहे हो। ठीक है। तो जब हम बोलते हैं कि हमने बच्चा देखना है, पंचम भाव पंचमेश कारक देखना है, तो हाँ. लियो को भी हम देखते हैं, कालपुरुष का 5वां है वो। हाँ. वो ये भी दिखाता है कि वो आपकी लाइकिंग कैसे है, आप कैसे लोगों को पसंद करोगे। अफेयर्स के बारे में बोलते हैं, मंत्रा, क्रिएटिविटी, और उसका रूलर जो है पूर्व जन्म। हाँ, पूर्व जन्म की बात करता है। जैसे हमने मून के बारे में बोला था, वो कांस्टेंट नहीं है। हाँ. सन इज द मोस्ट कांस्टेंट प्लैनेट, बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ दैट। ओके। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, चार्ज लेता है, वो शो ऑफ करता है, हाँ. एटीट्यूड में रहता है। तो सन हमारे फादर के बारे में, वाइटलिटी के बारे में बताता है। तो वो सारी बातें आप लियो में भी अब लगाएंगे। ठीक है। अगर मैं एक्वेरियस राइजिंग बनाती हूँ, तो ये मेरा सप्तम भाव में पड़ता है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ
कि जो मेरी लाइकिंग है मैं उसको लीगली कन्वर्ट करना चाहती हूँ। ओके। लाइकिंग इज व्हाट योर फिफ्थ एंड सेवंथ इज व्हाट योर लीगली। शादी क्यों? जी, क्योंकि वो लीगल आप अपने प्रेम को नेक्स्ट लेवल में शादी के बंधन में बांधना चाहते हैं। तो और उसके बाद में क्या होगा, आप तब तक किसी चीज को अपना कहने से हिचकिचाएंगे जब तक वो आपकी लीगली इट्स नॉट योर्स। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात बता रही हैं ज्योति जी, क्योंकि सूर्य कहीं पर भी एक स्पॉटलाइट के जैसे उस एरिया को प्रकाशित करते हैं। छुपाव और दुराव की बात हम कर ही नहीं सकते, ये उसके बारे में जो भी करते हैं डंके की चोट पे करते हैं। गुड और बैड व्हाटएवर, गुड और बैड व्हाटएवर। तो वो अगर सप्तम में गई है, यू वांट टू शो इट टू द वर्ल्ड दैट लीगली ही इज माय लॉर्ड। और कोई कॉन्ट्रैक्ट बिल्डिंग भी हो रहा है वो अच्छे से हो रहा है जी, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत क्लियर है। बहुत अच्छी बात जी। फिर है वो अपने पार्टनर को किड की तरह कंसिडर करते हैं। अरे यार इसका बचपना कब जाएगा। भले कितना भी मैच्योर हो, उनके सामने में बेबी रहेगा छोटा सा। क्योंकि आप तो एक्वेरियस हो, आप अपने लगन पे एक्वेरियस लेके बैठे हैं और वो बच्चे वाली राशि, वो किडिश बिहेवियर ऑफ सन वो उसमें आ जाता है। मतलब नॉट किडिश बिहेवियर ऑफ सन बट रॉयल भी होता है। वो तो राजा है, नौ ग्रह के राजा है, उनके इशारे पे 9 ग्रह चक्कर काटते हैं। लेकिन जितना बोरिंग एक्वेरियस हो सकता है उतना ही लाइवली लियो, इसीलिए वो एक दूसरे के आमने सामने हैं जी। अभी तो वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ, हर 7th साइन जो है पहले वाले को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। फिर हमने ये भी देखना है कि जो सप्तम भाव की कालपुरुष की राशि वो कहाँ गई है, वो नवम भाव में गई है। आप पंचम को सप्तम में लेके आए हो और सप्तम की राशि को नवम में लेके गए हो। इसका मतलब है दैट योर लक विल राइज आफ्टर मैरिज। लवली। केंद्र और त्रिकोण का कितना बढ़िया इंटरप्ले है। राइट। अब अगर जेमिनी राइजिंग है, इसका मतलब है जो मेरी लियो है वो मेरे 3rd हाउस में पड़ती है। आप ट्रेवल कर सकते हो बहुत सारा बच्चों के साथ। प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी, क्योंकि अगर मुझे जेमिनी राइजिंग करना है, मुझे ट्रेवल की बात करनी है तो बिजनेस क्लास कोई बिजनेस क्लास में फर्स्ट क्लास में ही जाएंगे हम जी, एकदम राजा के जैसे। तो हो सकता है बच्चों के साथ आप अपने हाइकिंग पे जाए। ऐसे कोई एडवेंचरस एक्टिविटीज कीजिए जिससे आप शो ऑफ कर सके कि मैंने ये। और जो आम लोगों के बस के बाहर की चीज हो, आप अपने यॉट पे वेकेशन पे जा सकते हैं। आपका लाइकिंग और आपके स्किल्स का कोरिलेशन हो सकता है, बिकॉज योर 5th राशि हैज गॉन टू द 3rd हाउस। बिल्कुल। फिर आप अपने बच्चों को अपने सिबलिंग्स की तरह ट्रीट करते हैं, या एक टाइम के बाद उनको लगता है कि अरे पापा आपको कुछ नहीं पता यार, छड़ यार। तो और अफेयर होने की पॉसिबिलिटी, या somebody you like, you meet that person online और through न्यूज़पेपर, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत है। नेबरहुड और थ्रू योर कजन्स। राइट। ये सारी बातें भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि नेचर ने आपको वो राशि वहां दी थी। देखिए, ये जो बातें बता रही हैं ज्योति जी, आप प्लीज उसको अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर लीजिए। आप इतनी बात आप बिना किसी महादशा अंतरदशा के अपने क्लाइंट्स को बोल सकते हैं और वो बहुत सेटिस्फाइड होके, खुश होके आपके पास से जाएगा। बिल्कुल जी। अब हम वर्गो की बात करते हैं। व्हेन आई से वर्गो जी, आपके दिमाग में क्या आता है? वर्गो में तो देखिए मरकरी की ये राशि है। एक तो वो जो एक लेडी और पत्ते को लेके जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें उदासी है, कुछ सिक्रेसी है, कुछ लोनलीनेस है, और एक फर्टिलिटी को भी दिखाता है कि वो एक जो पत्ता है वो बहुत ग्रीन है, बहुत हरा भरा है। तो इन सब बातों को मिला के हम किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं? जी, ये कालपुरुष की छठी राशि है, तो छठे भाव की जो भी सिग्निफिकेशन है वो वर्गों को दिए जाती है। ठीक है। इसको बैरन साइन में से एक साइन माना जाता है। हालांकि वो क्यों? क्योंकि इसमें जो लेडी है वो वर्जिन है। क्योंकि इसमें ये चलिए बोलती हूँ, ये कालपुरुष की छठी राशि है जो छठे भाव में पड़ती है। तो जो छठे भाव के जो भी सिग्निफिकेशन है वो इस राशि को भी मिलते हैं। ठीक है। अब जब मैंने बोला कि वर्गो इज वन ऑफ द बैरन साइंस, और हम बोल रहे हैं कि उसमें लेडी आती है जो ग्रीनरी उसके आसपास है, फिर भी हम उसको बैरन बोलते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो जो लेडी है वो वर्जिन है। ओके। सो मैं इसको बैरन रिसोर्सेज पॉइंट ऑफ व्यू से या नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रही हूँ। जी, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। राइट। या उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती भी है ना जब, तो उनको उसको इम्प्लीमेंट करने में डर लगता है। दे आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। ओके। जितना कि लीब्रा श्योर हो जाता है। जी। दे आर अपॉर्चुनिटी सीकर्स एंड दे स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट।
लवली। वर्गो में रोग, ऋण, रिपू, शत्रु सब आते हैं, सब जानते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ वर्गो के ट्रेड्स क्या है, वो है फ्लॉ फाइंडिंग, एनालिटिकल और प्रैक्टिकल हो जाना जरूरत से ज्यादा, या ये सोचना व्हाट विल आई गेट इन रिटर्न, वो सभी पृथ्वी तत्व राशियां करती है। तो वर्गो थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है। आप किसी वर्गो वाले से पूछे कि तुम कल आओगे कि नहीं मेरे घर, देखो मैं हो सकता है आ भी सकता हूँ, हो सकता है नहीं भी आ सकता हूँ, अगर बारिश हो गई तो मैं नहीं आ पाऊंगा, और अगर धूप रही तो आगे, लेकिन बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि कल धूप भी रहे और बारिश भी हो जाए। आप चक्कर घिन्नी की जैसे खा लेंगे चक्कर की, बोलना क्या चाहते हो यार? मैं आपको बताती हूँ उनके दिमाग में क्या होगा। उनके दिमाग में ये होगा कि वहां जाने में मेरे कितने पैसे लगेंगे। अच्छा। क्या मेरा रिटर्न उतना, क्या मुझे रिटर्न में उतना बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ। अगर मैं उबर को इतने पैसे दूंगा, मैं इतना टाइम लगाऊंगा, तो मुझे क्या उधर उस टाइम पे कोई और काम है जो मैं साथ में करके आ सकता हूँ। अच्छा, उधर से अगर ड्राई वॉश को मैंने कपड़े दिए हैं तो क्या मैं लौटते समय ले लूंगा? तो वो आपको यस बोलेंगे, पर वो आपको यस और नो फर्म बोलेंगे। वो आपको घुमाएंगे नहीं। ओके। वो पाइसेस की तरह या कोई और डुअल साइन की तरह। The duality is more in Gemini and in Pisces. Okay, वो duality वर्गो में और धनु में आपको कम दिखेगी। काफी comparatively straight forward। जी। ओके। ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप उनको उनका बेनिफिट दिखा दीजिए। If you are meeting me at this place, ऐसा होगा, या तेरे को कॉफी मैं पिलाऊंगी, पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और बातचीत भी हो जाएगी, और मैं एक आध क्लाइंट भी दिला दूंगी तो बंदा आ जाएगा। तो हाँ, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग आउट ऑफ इट। और थोड़े क्रिटिकल होते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट, ये प्रारब्ध कर्मा का भाव है। प्रारब्ध कर्मा की राशि है। अच्छा। जिसको वो ऐसे कर्मा जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते, जिसका फल भुगतना पड़ता है हमको। और ये प्रॉब्लम डीलिंग के साथ डील करती है। अच्छा। दैट हाउ डू आई फाइंड सॉल्यूशन फॉर दिस बेसिकली। अब ये सारी बातें हमें चार्ट्स पे लगानी है। ठीक है। मतलब कि अगर मेरा धनु राइजिंग है तो मेरा वर्गो 10th हाउस में पड़ता है, तो मेरा जो काम है वो थोड़ा एनालिटिकल हो सकता है। उसमें सोल्यूशन फाइंडिंग की तरफ मेरा ध्यान होगा। अगर प्रॉब्लम आई है तो मुझे सोल्यूशन कैसे करना है। आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हो। नेचुरली एक सर्विस प्रोवाइडर। जी। क्योंकि कारकुन की छठी राशि आपके दशम में आ गई। दशम में वर्क ऐसा हो सकता है जो लोगों की इश्यूज और प्रॉब्लम से रिलेटेड, डिजीजेस से रिलेटेड हो। ओके। तो आप अगर आप धनु राइजिंग, आप डॉक्टर, लॉयर, तो पहले आपको छठे में दशम में दिख ही रही है। बिल्कुल। आप बोल सकते हो। ठीक है। फिर आप है तो जो आपका बिगेस्ट प्रारब्ध है ना, वो छठा भाव, छठी राशि, छठे भाव में पड़ने वाली राशि और वर्गो भी दिखाते हैं। ओके। तो वेयर एवर वर्गो गोज शोज योर प्रारब्ध कि आपको ये भुगतना है। अच्छा। तो ये प्रारब्ध इज रिलेटेड टू योर कर्मा, उसका भुगत। अब इसमें प्लैनेट को ऐड करते हुए, अगर मान लो किसी का वीनस वर्गो में है या किसी का सैटर्न वर्गो में है, तो वो रिलेशनशिप के साथ भी आपका प्रारब्ध जुड़ जाता है। वाह। वर्गो अगर खाली हो हमारी छठी राशि, वहाँ पे कोई प्लैनेट ना हो, ज्योति जी, तो ये भी बता दीजिए आप। तो फिर हम तो बोले ना कि वो कौन से भाव में गई राशि। वो अगर दशम में गई है तो कर्म से, सप्तम में गई है तो पार्टनर से, वो आपसे खालीपन आपको लगेगा। वो मतलब कि आपको लगेगा कि यार ये वो कर्म है जो मैं ना चाहते हुए भी मुझे भुगतना ही पड़ेगा। अच्छा। या उस भाव को लेके उसको नलिफाई करना, उसकी रेमेडी करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर उपचय भाव खाली है और अगर हमारे उपचय भाव में कन्या राशि आ रही है तो ये बहुत अच्छी बात हो गई। फिर नहीं, मान लो कि मेरे अष्टम में आती है। अब हो सकता है कि कोई बीमारी ऐसी लगे जिसको आप लेट को नहीं, जो आपसे नहीं जा रही है, जो आपने इतना उपचार कर लिया है। अच्छा। तो वो बुरा भी तो प्रारब्ध बन के आपके सामने आ रहा है। जी। अब तो मैं इधर तो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो रहा है। नहीं। इधर तो नेगेटिव एनर्जी है, वो पूरी फुल फॉर्म में आ रही है। राइट। जी। अब जो मेरी छठे भाव में राशि पड़ती है इस केस में, वो भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी जब मैं प्रारब्ध की बात कर रही हूँ। तो धनु राइजिंग में छठे भाव में राशि पड़ी टॉरस। ठीक है। तो योर फैमिली, योर रिसोर्सेज, योर वेल्थ इज योर बिगेस्ट प्रारब्ध। आपने कुछ ऐसा बोला, कुछ ऐसे आपकी टोन थी जिसकी वजह से आप मुश्किल में पड़े। तो ऑलवेज वॉच आउट कौन सी राशि आपके छठे में पड़ती है और वर्गों के कौन से भाव में जाती है। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे विपरीत राशियों की स्थिति के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं ज्योति जी। अगर हमारे 6th हाउस में 6th हाउस के लॉर्ड वर्गो राशि अगर हमारे 8th में आ रही है तो काल पुरुष की
जो छठी राशि है वो हमारी कुंडली में अगर 8वें में आ रही है तो क्या ये कोई अच्छी स्थिति है? अगर मुझे वन वर्ड में बोलना हो कि मेरी छठी राशि अष्टम में गई, अब मैं क्या बोलूँगी? मतलब या तो मैं ये बोलूँगी, पहले तो विपरीत राजयोग का मतलब क्या होता है? विपरीत राजयोग का मतलब होता है कि आपकी एक नेगेटिव एनर्जी है, वो एक नेगेटिव भाव में गई है और वो वहाँ जाके वीक हो गई जी, ठीक है। अगर वो वीक नहीं हो रही है तो आपको वो ज़्यादा तंग करेगी। अगर मुझे वर्गों से प्रॉब्लम है, आपको ये देखना है कि जब मैंने जॉब की बात करनी है, मेरी डेली रूटीन की बात करनी है, मामा की बात करनी है, वो तो मुझे छठे से ही देखनी है ना। ठीक है, मैं अपने अच्छे को तो कांटा मार ही रही हूँ सबसे पहले। तो चलो मुझे मान लो, अब मुझे बोलना है कि मैं अपने दुश्मनों को हानि पहुंचाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अपना छठा भाव डिस्ट्रॉय करना है। मेरे कालपुरुष की छठी राशि अष्टम में आके पीड़ित होनी चाहिए जी जी। तो उस केस में तो मैंने बोल दिया कि चलो वो तो हो गया, बट व्हाट एल्स आई एम नॉट गेटिंग आउट ऑफ इट। वो उसके लिए आपका दिमाग हमेशा खुला रहना चाहिए। अब अगर एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर वर्गो राइजिंग है और नहीं पाइसेस राइजिंग है और वर्गो मेरे छठे सप्तम भाव में पड़ता है, सप्तम में, तो आपका जो बिगेस्ट प्रारब्ध है वो आपकी पार्टनर ही है। आपका पार्टनर हो सकता है, कभी कभी ऐसा लगे कि यार ये मेरा पार्टनर है कि मेरा दुश्मन है। इसका सबके साथ होता है। हमारे एकदम ओपन एनिमी वाला ये हाउस है। पर ये ओपन एनिमी आपका हिडन एनिमी बन सकता है। हाँ। तो वो ज्यादा फिर बुरी बात हो जाती है। तो ओपन एनिमी ओपन ही रहे, तो लीगली एक्सेप्टेड कि ये मेरा एनिमी है, ये एनिमी है, सब लोग देख लो। पर इस केस में क्या होगा कि आप यू विल रियली फील दैट इंटेंस एनर्जी इन द 7th हाउस कि यार इससे तो सच्ची कोई पिछले जन्म का लेना देना था मेरा, ये ऐसे तंग करके गई। ये बहुत प्यार भी है, पर आपके बहुत पैसे लगे पार्टनर पैसे लगे पार्टनर की ट्रीटमेंट पर, या और कुछ आपने उस तरह से आपने सफर किया। अच्छा, which was like not very happy। तो ये किसी भी हालत में ज्योति जी वैसा नहीं हो सकता है कि साथ जीने मरने की कसम खाना, पैशन वाला प्यार मैरिज में? नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। उसके लिए तो आपको वर्गो में कौन सी प्लैनेट आया है, मर्क्यूरी की क्या सिचुएशन है, वो तो इम्पोर्टेंट है ही है। अच्छा, अगर वैसी स्थिति रही तो आपका सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा। पाइसेस राइजिंग में देखो ना, आपको वर्गो आपको सप्तम में मिल रही है, बिल्कुल। कालपुरुष की 7वीं राशि आप अष्टम में लेके बैठ गए। काल पुरुष की 7वीं राशि मैं अष्टम में लेकर बैठ गई हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जुपिटर में तो हमेशा बुध की ही राशि आएगी सप्तम में, और बुध के लग्न में जुपिटर की राशि आएगी सप्तम में। तो ये मैं पूछ रही हूँ, जैसे आपने प्रारब्ध की बात की, तो ये जैसे कि पार्टनर में न चाहते हुए भी मैं इमोशनली इन्वेस्टेड हूँ, पैसे का कोई ऐसा इलाज चल रहा है, कोई लंबी बीमारी से स्पाउस जूझ रहा है, तो ये सारी बुरी बात ही प्रारब्ध में आएंगी, या फिर हमने पिछले जन्म में हमारा कुछ इतना स्ट्रॉन्ग हैप्पी मोमेंट्स एग्जॉस्ट करना रह गया था? बना लो आप राजयोग, वर्गो में बना लो पाइसेस। ओके, हाँ, तो यही मैं पूछ रही थी। तो आपका जो राजयोग है उसका भी प्रारब्ध है अब। हाँ, वही कि मैं अब बहुत एंजॉय कर रही हूँ, बहुत पैशन वाला मैरिड लाइफ है, साथ जीने मरने की कसम। पाइसेस राइजिंग में ही आप राजयोग या धन योग सप्तम में बना लीजिए, तो अब तो उसका भी प्रारब्ध हो गया। हाँ, सुख भोगने का। राइट जी, राइट। तो जरूरी तो नहीं हमारा प्रारब्ध बुरा ही हो, यही मेरा सवाल था ज्योति जी। कुछ अच्छा भी हो सकता है जी, कुछ रह गया हो जो इस जन्म में हमें पूरा करना हो। अब और हम कॉम्बिनेशन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपने लोन लिया शादी करने के लिए, पर्सनल लोन ठीक लिया जी, क्योंकि शादी के लिए पैसे ही नहीं है, आपके फादर को लोन लेना पड़ा। वो कैसी स्थिति होगी कि छठे भाव की राशि आपके सप्तम में आ गई है। बहुत सारी कहानियां याद आ रही हैं ज्योति जी मुझे। मेरे जान पहचान में मेरी कजन्स ने बोला, मेरी कजन ने कहा कि चूंकि हम तो इसी कम्युनिटी हॉल में अफोर्ड कर सकते हैं मैरिज, तो बड़े 5 स्टार में तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, तो ये अपने बजट को देख के भी अपने मैरिज को वेन्यू को प्लान करते हैं। राइट जी, वर्गो है ना। हाँ, वर्गो है। हार्डकोर वर्गो। हाँ, और फिर रोग ऋण रिपु कहाँ से आएंगे? वो छठे के रिलेटेड हो सकते हैं। ओके, और वो वो सप्तम से रिलेटेड हो सकते हैं, क्योंकि वो सप्तम भाव में वो राशि आएगी। ठीक है, अच्छा, तो ये स्पाउस को होंगे या
नहीं, जब हमारा बॉडी पार्ट अफ्लिक्टेड हम देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये हमारे बारे में तो फिर उसमें जब मैंने बोला कि हम कोई भी बॉडी पार्ट को अफ्लिक्ट करते हैं, कि किसी का अष्टम अफ्लिक्टेड है, उसको प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, और उसमें अगर वर्गो राशि आती है तो वो जो हमारी इंटेंसिटी होती है ना बोलने की, वो बहुत हाई हो जाती है, क्योंकि हमें कालपुरुष की एनर्जी और सपोर्ट मिलता है। सेक्रेसी वाली साइन ही है। राइट जी, इसलिए आपको बोलना है।